हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में ऑनलाइन, घर पे बैठे ना स्कूल जाने का टेंशन ना सुबह उठने का टेंशन। ठीक है, बस यूट्यूब खोला और पढ़ाई चालू। चलिए अब हम शुरू करते हैं परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। तो परमाणु और अणुओं दोनों से आप परिचित होने के पश्चात अब ये समझना उचित है कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान होता क्या है। परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। सही सही परमाणु ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें हैं अब, लेकिन पुराने समय में उपलब्ध नहीं था। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का होने के कारण स्वेच्छा रूप से एक द्रव्यमान दिया गया और बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान उसके सापेक्ष दिए गए थे। परंतु परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक पर आधारित है। 1961 में इसे स्वीकार किया गया था। यहाँ कार्बन 12 एक समस्थानिक है जिसे 12C से निरूपित किया जाता है। इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट और संक्षेप में इसे लिखते हैं AMU, यानी AMU मान दिया गया है। बाकी सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसके सापेक्ष प्राप्त किए जाते हैं। अब कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है और एक AMU का वैल्यू है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब AMU के पदों में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो हम करेंगे 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1.0078 यूनिफाइड मास, दैट इज 1.0080। पर हम गणना करने के लिए जनरली 1 का ही उपयोग करते हैं, 1.008 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार ऑक्सीजन O16 का परमाणु द्रव्यमान है 15.995 AMU और उसे भी हम किसे लिखते हैं, 16 से दर्शाते हैं। आजकल AMU के स्थान पर U का प्रयोग किया जाता है जिसे एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है। अब बात आती है औसत परमाणु द्रव्यमान की। तो औसत परमाणु द्रव्यमान, प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं। समस्थानिक समझते होंगे ना आप, एक ही तत्व के, जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, 12C, 13C, 14C। ठीक है, अब इन समस्थानिकों की उपस्थिति और उनकी आपेक्षिक बहुतलीयता प्रतिशत उपलब्धता को ध्यान में रखते हैं तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिक आप कोष्ठक में देख रहे हैं, तो कार्बन के 3 समस्थानिक हैं 12C, 13C और 14C और उनका प्रतिशत प्रमाण दिया हुआ है आपको दूसरे कॉलम में और उनके परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए। अब इसका औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आगे देखते हैं। तो औसत परमाणु द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे, उनके प्रतिशत को उनके परमाणु द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करेंगे और उन सब का योग निकालते हैं तो आपको कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान मिलता है 12 इंटू 0.0011 यूनिफाइड मास और इसे भी हम गणना में किसके रूप में लेते हैं, 12। इसी प्रकार अन्य तत्वों के लिए भी औसत द्रव्यमान आप परिकलित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आणविक द्रव्यमान। तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है और इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला मैंने लिखा है H2O माने पानी और दूसरा है CH4। तो पानी का अणु द्रव्यमान निकालिए या इसको बोलेंगे मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी मेथड है, आपको परमाणु भार एग्जाम में दिया जाता है।
नहीं भी दिया हो तो कुछ तत्वों के परमाणु भार जैसे कि हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23 इत्यादि हमको याद करने ही हैं, क्योंकि ये जनरली आपके यूज होते ही हर सवाल में या कहीं पे भी यूज किए जा सकते हैं। तो इतने आपको परमाणु भार ज्ञात करके मैं अलग से PDF में भेज दूंगी। तो अभी हम देख लेते हैं H2O का परमाणु भार के द्रव्यमान के आधार पर उनका अणुभार कैसे निकालना है। तो H2O हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2, तो 2H + 1O, तो 2 × 1 + 1 × 16, ये हो जाएगा आपका 2 + 16, आपको कितना मिल गया 18 यूनिफाइड मास यानी 18 ग्राम पर मोल। दूसरा उदाहरण लिया है मैंने CH4 यानी मीथेन, तो कार्बन कितना है 1 प्लस इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो प्लस करके 4 × H, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 + 4 × 1, तो 12 और 4 16 यूनिफाइड मास, मैंने यूनिफाइड मास लिखना मेरा रह गया है, आप वहाँ पे U लिख सकते हैं, तो 16 U लिखेंगे या ग्राम पर मोल। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सूत्र द्रव्यमान। तो कुछ पदार्थ जैसे कि सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयाँ के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते। ऐसे यौगिकों में धनात्मक सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन कण त्रिविमितीय संरचना में होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है और एक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। ये आप नीचे आकृति में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड Na+ और Cl आयनों की व्यवस्था दर्शाई गई है। इस NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान प्रकटित करने के लिए किया जाता है, ना कि आणविक द्रव्यमान, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते। अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, क्योंकि सोडियम का परमाणु भार अभी हाल मैंने बताया था 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 23 और 35.5, तो टोटल इसकी वैल्यू क्या हो गई 58.5 यूनिफाइड मास। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। मोल संकल्पना क्या है, तो आप जानते हैं कि परमाणु और अणु का आकार अत्यंत छोटा होता है, परंतु पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण में एक मात्रक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन, 20 के लिए 1 स्कोर, 144 वस्तुओं के लिए 1 ग्रोस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे कि परमाणु, अणु, कणों, इलेक्ट्रॉन को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ऐसा ही मात्रक में मोल को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधारभूत राशियाँ दी गई जो हमने देखी थी आगे। तो किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम यानी 0.012 kg के परमाणुओं की संख्या होती है। अब इसी में कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। इसी संख्या का निर्धारण के लिए कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी द्वारा मापा गया है, जिसका मान मिलता है 1.992648 × 10⁻⁻23 ग्राम। कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः कार्बन के 1 मोल के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 12/1.992648 × 10⁻⁻23। ये वैल्यू आपको मिलती है 6.0221367 × 10⁻³ 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दे दिया गया है। इसे हम कहते हैं एवोगाड्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या, और इसे संकेत में Na द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 1 मोल हाइड्रोजन बोला जाए तो 1 मोल हाइड्रोजन में 6.022 परमाणु होंगे। 1 मोल जल के अणु होंगे, उसमें भी 6.022 10⁻23। दैट मीन्स कोई भी 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल यौगिक परमाणु या अणु, तो उसमें परमाणु की संख्या होगी 6.022 10⁻23। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। आकृति में आपको विभिन्न पदार्थों के 1 मोल दर्शाए गए हैं। ये सभी अलग अलग पदार्थ हैं, आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं, सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है, सब अलग अलग पदार्थ दिख रहे हैं और सबके 1 मोल आपको आकृति में दिए गए हैं। इन सभी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 10⁻23। किसी पदार्थ के
एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? उसका मोलर द्रव्यमान। अतः जल का मोलर द्रव्यमान कितना मिला? हमने आगे अभी देखा था, पानी का निकाल के देखा था ना, H2O का, तो 2H × 1O वो मिल रहा है आपको 18 ग्राम पर मोल। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का भी हमने देखा था अभी, तो 58.5 ग्राम पर मोल मिल रहा है। अब बात करते हैं प्रतिशत संगठन की। तो अभी तक हमने किसी नमूने में उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, परंतु कई बार किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व के प्रतिशत की जानकारी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपको कोई अज्ञात या नया यौगिक दिया गया है, तो पहले आप क्या पूछेंगे कि इसका सूत्र क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं और वे किस अनुपात में उपस्थित हैं। उन यौगिकों के लिए इसकी जानकारी पता लगाने में सहायता मिलती है कि दिए गए नमूने में तत्वों का वही प्रतिशत है जो शुद्ध नमूने में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानने में सहायता मिलती है कि दिया गया नमूना शुद्ध है या नहीं। तो इसमें से प्रतिशत कैसे निकालें, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में अणु, आयन, इनका विज्ञान है। पानी तो हम रोज़ पीते हैं, लेकिन कभी पूछा है कि पानी किससे बना है, पानी में क्या है? तो अब हम वो निकालना सीखते हैं कि H2O, पानी में उपस्थित प्रत्येक घटक के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पानी का सूत्र होता है H2O, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो तत्व के द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है तत्व में उस तत्व का द्रव्यमान गुणे 100 डिवाइडेड बाय यौगिक का मोलर द्रव्यमान। तो H2O का मोलर द्रव्यमान फिर से मैंने बताया हुआ है स्क्रीन पर, 2H + 1O दैट इज 18U, तो 18 ग्राम पर मोल। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतिशत निकाल लें। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान प्रतिशत, हाइड्रोजन कितने थे? 2, तो 2H × 100 डिवाइड बाय H2O, तो 2 × 1 × 100 डिवाइड बाई 18, ये मिल रहा है आपको 11.11%। और ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 × O लिखा है इंटू 100 डिवाइड बाई H2O, तो दैट इज 16 × 100 डिवाइड बाई 18, ये आपको मिला है 88.89%। देखिए आप दोनों का अनुपात कितना हो जा रहा है, टोटल 100% हो जा रहा है ना। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, तो बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।